नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। आपके साथ मैं हूं अर्चना सिंह। हम इंडिया के लोग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं लेकर आई हूं आपका अपना स्पेशल बुलेटिन हम इंडिया के लोग। हम इंडिया के लोग आज आपको वो खबरें दिखाएंगे जिसका सीधा सरोकार आपसे है। हम इंडिया के लोग में बात करेंगे उत्तर प्रदेश की, उत्तर प्रदेश के सियासत से जुड़े लोगों की, उत्तर प्रदेश चुनावों की बात होगी, उत्तर प्रदेश के छापेमारी युद्ध की बात होगी, उत्तर प्रदेश के चुनावी जंग में महिला मोर्चे की बात होगी। हम इंडिया के लोग में बात करेंगे कानपुर के लोगों की। एक डांस टीचर के गुनाह से आज क्यों कानपुर के कई घरों में तांडव रहा, ये भी आपको बताऊंगी। हम इंडिया के लोग में वो खबरें जिससे जुड़ी है आपकी जिंदगी, जो आपकी जिंदगी पर डालती हैं सीधा असर। तो बस बने रहिए अगले 60 मिनट मेरे साथ। आज कुछ और खबरें आम लोगों की, आम लोगों के नजरिए से देखते हैं। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्पित हैं। हम इंडिया के लोग में बात उत्तर प्रदेश की लाखों महिलाओं की, करोड़ों महिला वोटर की। आज पीएम मोदी ने प्रयागराज में महिलाओं को बड़ी सौगात दी। पीएम मोदी ने कन्या सुमंगल योजना के तहत 1 लाख से अधिक महिला लाभार्थियों को 20 करोड़ से अधिक की धनराशि ट्रांसफर की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रयागराज में 16 लाख महिलाओं को 1000 करोड़ रुपए की राशि बैंक खाते में ट्रांसफर की। उत्तर प्रदेश के लोगों की नजरें महिला राजनीति पर टिक गईं। प्रियंका गांधी ने लड़की हूं वाला नारा किया उछाला। बीजेपी ने भी रणनीति बदल दी। महिला वोटर्स की ये लड़ाई कुछ और दिलचस्प हो गई है। भारत माता की, भारत माता की। भाई और बहनों, आइए प्रयागराज की पुण्य भूमि से ये संकल्प लें, हमारा यूपी आगे बढ़ेगा, हमारा यूपी नई ऊंचाइयां छुएगा। यूपी विधानसभा चुनाव को लेकर सभी पार्टियों के नेता चुनाव प्रचार अभियान में जुटे हैं। इस बीच प्रदेश में सत्ता में वापसी के लिए बीजेपी जी जान से लगी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूपी दौरे पर प्रयागराज पहुंचे। यहां प्रधानमंत्री मोदी ने 16 लाख महिलाओं को कैश स्कीम की सौगात दी। पीएम मोदी ने स्वयं सहायता समूह की महिलाओं के बैंक खाते में 1000 करोड़ रुपए ट्रांसफर कर दिए। इससे करीब 16 लाख महिलाएं लाभान्वित होंगी। मां गंगा, यमुना, सरस्वती के पावन तट पे बसा प्रयागराज की धरती के हम शीश झुकाए के प्रणाम करत है। ई वो धरा है जहां धर्म, ज्ञान और न्याय की त्रिवेणी बहत। तीर्थन के तीर्थ प्रयागराज में आए के हमेशा ही एक अलग ही पवित्रता और ऊर्जा का एहसास होता है। प्रयागराज में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण का पूरा फोकस आधी आबादी पर रहा। महिलाओं की शादी के उस कानून पर पीएम मोदी ने विपक्ष पर हमला किया, जिस पर खूब हो हल्ला हो रहा है। पीएम मोदी ने तंज कसा कि महिलाओं का विकास विपक्ष से देखा नहीं जा रहा, लिहाजा हर बार विरोध करना विपक्ष का मकसद बन गया है।
साथियों, बिना किसी भेदभाव, बिना किसी पक्षपात डबल इंजन की सरकार बेटियों के भविष्य को सशक्त करने के लिए निरंतर काम कर रही है। अभी कुछ दिन पहले ही केंद्र सरकार ने एक और फैसला किया है। पहले बेटों के लिए शादी की उम्र कानूनन 21 साल थी, लेकिन बेटियों के लिए ये उम्र 18 साल की ही थी। बेटियों भी चाहती थी कि उन्हें उनकी पढ़ाई लिखाई के लिए आगे पढ़ने के लिए समय मिले, बराबर अवसर मिले। इसलिए बेटियों के लिए शादी की उम्र को 21 साल करने का प्रयास किया जा रहा है। देश ये फैसला बेटियों के लिए कर रहा है, लेकिन किसको इससे तकलीफ हो रही है, ये सब देख रहे हैं। पीएम मोदी ने यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ की भी खूब तारीफ की। योगी राज में अपराधियों पर चल रहे बुलडोजर को जरूरी बताया, क्योंकि भय मुक्त होकर ही महिलाओं के विकास के नए रास्ते खुलेंगे, जहां वो खुलकर जी सकेंगी और अपने सपनों को साकार कर सकेंगी। भाई और बहनों, 5 साल पहले यूपी की सड़कों पर माफिया राज था। यूपी की सत्ता में गुंडों की हनक हुआ करती थी। इसका सबसे बड़ा भुक्तभोगी कौन था? मेरी यूपी की बहन बेटियां थी। उन्हें सड़क पर निकलना मुश्किल हुआ करता था, स्कूल कॉलेज जाना मुश्किल होता था। आप कुछ कह नहीं सकती थी, बोल नहीं सकती थी, क्योंकि थाने गई तो अपराधी बलात्कारी की सिफारिश में किसी को फोन आ जाता था। योगी जी ने इन गुंडों को उनकी सही जगह पहुंचाया है। आज यूपी में सुरक्षा भी है, यूपी में अधिकार भी है। आज यूपी में संभावनाएं भी हैं, आज यूपी में व्यापार भी है। प्रयागराज में पीएम मोदी ने दावा किया, जहां यूपी में गुंडों और माफियाओं के खिलाफ एक्शन हो रहा है, तो वहीं यूपी विकास की नई रफ्तार भर रहा है। पीएम ने प्रयागराज में दावा किया कि जब से डबल इंजन की सरकार बनी है, यूपी में महिलाओं की हालत तेजी से सुधरी। पीएम आवास योजना के तहत लोगों को घर दिए जा रहे हैं, और वो भी बिना किसी भ्रष्टाचार के। प्रधानमंत्री आवास योजना इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जो घर दिए जा रहे हैं, वो प्राथमिकता के आधार पर महिलाओं के ही नाम से बन रहे हैं। अगर मैं यूपी की ही बात करूं, तो यूपी में 30 लाख से अधिक घर पीएम आवास योजना के बनाए गए हैं। इनमें से करीब 25 लाख घरों की रजिस्ट्री में महिलाओं का ही नाम है। विपक्ष जहां सीएम योगी पर हमलावर हो रहा है, रोजगार और विकास पर सवाल पूछ रहा है, वहीं प्रयागराज में सीएम योगी विपक्ष को एक एक करके विकास के काम गिनवाते नजर आए। साथ ही दावा किया कि यूपी में महिलाएं आत्मनिर्भर बनने की ओर तेजी से बढ़ रही हैं। और आज मैं कह सकता हूं कि सचमुच आधी आबादी जिस हक का सम्मान पाने के लिए आजादी के बाद से पर थी, 2014 के बाद वह देखने को मिला है। आज जब गांव-गांव में बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंट सखी के माध्यम से वे बेटियां और बहनें गांव के बुजुर्गों को गांव में ही बैंक की सुविधा उपलब्ध करवा रही हैं, तो प्रधानमंत्री जी के द्वारा जनधन अकाउंट को एक एक व्यक्ति तक पहुंचाने की उस कार्रवाई के सपने को साकार करने का कार्य वे करती हैं। यही नहीं, बाल विकास और पुष्टाहार के माध्यम से
मिलने वाला पोषाहार, कितनी विसंगतियां और कितनी शिकायतें होती थी, आज प्रधानमंत्री जी के द्वारा नए प्लांट लगाने के साथ साथ उसके माध्यम से मिलने वाले पोषाहार की क्वालिटी के साथ ही उसके माध्यम से लाखों बहनों को मिलने वाला कार्य हो, वह भी आज नए 202 प्लांट के शुभारंभ का कार्य प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से आज यहां प्रारंभ होने जा रहा है। पीएम मोदी लगातार यूपी में दौरा कर रहे हैं, यूपी के लोगों को सौगातें दे रहे हैं, जिससे मिशन 2022 में कोई चूक न रह जाए, क्योंकि अखिलेश यादव लगातार छोटे छोटे दलों से गठबंधन करके यूपी में सियासत की नई इबारत लिखने की कोशिश कर रहे हैं, जिसके काट के तौर पर पीएम मोदी यूपी में किए गए विकासों को गिनवा रहे हैं, तो यूपी को विकास के ट्रैक पर ले जाने की कोशिश भी कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज इंडिया। और अब बात समाजवादी पार्टी से जुड़े लोगों की। बात उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के विजय रथ की। अखिलेश यादव का रथ मैनपुरी पहुंचा तो लोगों ने गर्मजोशी से स्वागत किया। समाजवादी गढ़ मैनपुरी में अखिलेश यादव भी खूब गरजे और खूब बरसे। उत्तर प्रदेश के लोग पिछले कुछ दिनों से सूबे में चल रही छापेमारी को करीब से देख रहे हैं। इस छापेमार युद्ध का मकसद क्या है, ये भी समझ रहे हैं। छापेमारी वाला ये एजेंडा किसकी बौखलाहट है, आप इस सवाल का जवाब ढूंढिए और देखिए ये रिपोर्ट। आपका एक रथ और भाजपा के 6 रथ, लेकिन आपके रथ का मुकाबला नहीं कर पा रहे हैं। आपकी लाल टोपी का मुकाबला नहीं कर पा रहे। दिल्ली वाले आएंगे यूपी में, हम समाजवादी लोग हैं, ये घबराने वाले लोग नहीं हैं। और याद रखना, जो डर गया सो मर गया। मिशन यूपी पर जुटे अखिलेश यादव का विजय रथ जब समाजवादियों के गढ़ मैनपुरी पहुंचा तो अखिलेश के हौसले बुलंद दिखे। मैनपुरी समाजवादी पार्टी के संरक्षक मुलायम सिंह यादव का संसदीय क्षेत्र है, जहां अखिलेश का इस्तकबाल करने के लिए जन सैलाब उमड़ पड़ा। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने मंगलवार को मैनपुरी के क्रिश्चियन मैदान में जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान अखिलेश यादव ने मुख्यमंत्री योगी और बीजेपी सरकार पर प्रहार किया। समाजवादी पार्टी नेताओं पर आईटी रेड को लेकर अखिलेश ने सरकार पर वार किया। और एक पार्टी और उन्हें भी साथ लिया है। अब तो हम लोगों ने चाचा वाली भी पार्टी ले ली संग में। उन्हें भी साथ ले लिया। और जैसे ही पार्टी उनकी साथ ली तो दिल्ली से भारतीय जनता पार्टी के और प्रकोष्ठ भी हैं। भारतीय जनता पार्टी के नए दिल्ली वाले प्रकोष्ठ हैं। उसमें एक है आईटी प्रकोष्ठ, एक सीबीआई प्रकोष्ठ, एक है ईडी प्रकोष्ठ। और जैसे जैसे चुनाव करीब आएगा और इन्हें हार सताएगी तो ये दिल्ली वाले और आएंगे यूपी में। अखिलेश यादव पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जनसभा को संबोधित कर रहे थे, लिहाजा अखिलेश के फोकस में किसान रहे और किसान आंदोलन को लेकर अखिलेश यादव ने बीजेपी पर प्रहार किया। अखिलेश ने दावा किया कि बीजेपी राज में युवा बेरोजगार हो गए तो किसानों का भी बुरा हाल हो गया। बताओ, लॉकडाउन में जिस समय बीमारी आई, हम सब आप सब बंद कर दिए गए, सब कुछ बंद था। अगर
की अर्थव्यवस्था को कोई बचा नहीं सकता था। हमारे देश की अर्थव्यवस्था को किसी ने बचाया तो हमारे किसानों ने बचाया है। इसलिए हम अपने किसान भाइयों कह के जा रहे हैं कि समाजवादी सरकार बनेगी तो सबसे प्राथमिकता पे अगर किसी की मदद की जाएगी तो हमारे किसानों की और गांव में रहने वाले लोगों की और हमारे गरीबों की। ये जोश और आवाज बता रही है, ये जोश बता रहा है कि बदलाव होके रहेगा। यही जनता है जो परिवर्तन लाने जा रही है। ये खाद नहीं दे पाई सरकार, और अगर किसान को खाद मिल भी गई तो वो घर जाकर के बोरी देखा होगा तो 5 किलो की चोरी हो गई कि नहीं हो गई। लखीमपुर हिंसा पर अखिलेश यादव ने योगी सरकार पर हमला किया और यूपी सरकार की बुलडोजर वाली नीति पर सवाल किया। अखिलेश ने योगी सरकार से सवाल किया कि सरकार के बुलडोजर का मुंह कब लखीमपुर खीरी की तरफ होगा। और जहां बुलडोजर चलाना चाहिए वहां बुलडोजर नहीं चल रहा। कोई सोच सकता था कि लखीमपुर में किसान आंदोलन करेंगे और किसानों के ऊपर जीप चला देंगे, जीप से कुचल देंगे। किसानों की हत्या हुई। अगर जीप चलाने से किसानों की हत्या में किसी की साजिश थी तो भारतीय जनता पार्टी के गृह राज्य मंत्री उन पर सवाल खड़े हुए हैं। अगर बुलडोजर चलना चाहिए तो लखीमपुर में कब बुलडोजर चलेगा ये सरकार बताए। लखीमपुर में बुलडोजर नहीं चला रही सरकार, और इसलिए नहीं चल रहा है क्योंकि आज उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा माफिया अपराधी अगर किसी के दल में है तो भारतीय जनता पार्टी के दल में है। 12 अक्टूबर को समाजवादी विजय रथ यात्रा की शुरुआत हुई थी, जिसके जरिए अखिलेश उत्तर प्रदेश की कुल 403 विधानसभाओं को कवर करने का प्लान तैयार किए हुए, जिसके जरिए अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश की कुल 403 विधानसभाओं को कवर करने का प्लान तैयार किया है। अखिलेश के विजय रथ अभियान के 7 चरण पूरे हो चुके हैं और अखिलेश का समाजवादी विजय रथ 8वें चरण में प्रवेश कर चुका है। विजय रथ यात्रा लेकर निकले समाजवादी पार्टी मुखिया अखिलेश यादव ने बीजेपी पर चुन चुनकर वार किया। अखिलेश यादव एक ओर तो विजय रथ लेकर निकले तो दूसरी ओर वो लगातार छोटे दलों को साइकिल पर बिठाने में जुटे हैं। अखिलेश यादव एक और छोटी पार्टियों से गठबंधन करके साइकिल के कलपुर्जों को दुरुस्त कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ यूपी के 12% ब्राह्मणों को रिझाने के लिए भी अखिलेश लगातार कोशिश कर रहे हैं। भगवान परशुराम की मूर्ति से लेकर यूपी के बड़े ब्राह्मण नेताओं को रिझाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि 2014 से बीजेपी का विजय रथ देश के साथ साथ यूपी में जिस तरह से घूम रहा है उसे देखते हुए अखिलेश मिशन 2022 के लिए कोई भी कसर नहीं छोड़ना चाहते। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ इंडिया। हम इंडिया के लोग में एक छोटा सा ब्रेक के बाद आपको बताएंगे उत्तर प्रदेश में अब शुरू हो गई है तस्वीर वाली सियासत। समाजवादी पार्टी के संरक्षक मुलायम सिंह यादव और संघ प्रमुख मोहन भागवत की तस्वीर पर उत्तर प्रदेश में सियासत तेज हो गई। कांग्रेस ने इस तस्वीर को पोस्ट कर कुछ सवाल उठाए। अब समाजवादी पार्टी ने एक नई फोटो शेयर कर कांग्रेस पर पलटवार किया। इस फोटो में मुलायम सिंह यादव से एनसीपी नेता सुप्रिया सुले आशीर्वाद लेती नजर आ रही हैं। पास में ही एनसीपी चीफ शरद पवार भी खड़े हैं। समाजवादी पार्टी ने फोटो ट्वीट कर पूछा, क्या राजनीतिक शिष्टाचार भूल चुकी है कांग्रेस? जिस कार्यक्रम की तस्वीर लगा रही कांग्रेस, उसी कार्यक्रम में कांग्रेस की सहयोगी एनसीपी के नेताओं ने भी लिया नेताजी का आशीर्वाद। इस पर क्या कहेगी कांग्रेस? कांग्रेस ने नई सपा में सा का मतलब संघवाद कहकर जो विवाद शुरू किया, अब उस पर ट्विटर जंग जारी है। और हम इंडिया के लोग में एक छोटा सा ब्रेक, फौरन वापस हाजिर होंगे हम इंडिया के लोगों के नजरिए से खबरें लेकर। श्रीनगर में आतंकियों ने सीआरपीएफ जवानों पर की फायरिंग,
सीआरपीएफ की टीम ने जवाबी फायरिंग की। सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके को घेर लिया है। आतंकियों के हमले से सभी जवान सुरक्षित बताए जा रहे हैं। ये सभी आतंकी ऑल्टो कार में सवार होकर आए थे। आतंकवादियों ने रोके जाने पर फायरिंग शुरू कर दी। जब उन्हें जांच के लिए रोका गया तो उन्होंने लगातार फायरिंग शुरू कर दी। ऑल्टो कार में सवार थे ये आतंकी। न्यूज इंडिया संवाददाता ज्योति पचनंदा इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं। ज्योति, अभी क्या जानकारी है, क्या कुछ अभी हुआ है, क्या अपडेट? देखिए, ये घटना लगभग 7 और 7:15 के बीच की है, जब सीआरपीएफ जम्मू कश्मीर पुलिस का श्रीनगर के सोरा क्षेत्र में एक नाका लगा था। वहां पर कोई भी संदिग्ध या आने जाने वाली गाड़ियों को रोका जाता है, तलाशी ली जाती है। और जब ये ऑल्टो कार आई तो उसको रोकने के लिए कहा तो उन्होंने रोका नहीं। तो आगे तो जब इन्होंने उसको और रोकने की कोशिश की तो कार में से फायरिंग शुरू हो गई, जिसकी जवाबी कार्रवाई में सुरक्षा बलों ने भी उन पर फायरिंग की, जिसमें यही बताया जा रहा है कि एक आतंकवादी उनमें घायल जरूर हुआ, लेकिन वो वहां से निकल भागने में कामयाब हो गए। आनंद फानंद में ही वहां पर अतिरिक्त सुरक्षा बल बुलाए गए, पूरा एरिया कॉर्डन कर लिया गया है और छानबीन जारी है। लेकिन अभी उन आतंकवादियों ने जिन्होंने फायरिंग की थी उनका कहीं अता पता या सुराग नहीं मिल रहा है। फिलहाल ये भी गनीमत है कि हमारे सुरक्षा कर्मियों में से कोई भी घायल नहीं हुआ। ज्योति, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। और अब भारत चीन बॉर्डर से जुड़ी बड़ी खबर। चीन की चालबाजी की पोल पट्टी खुल गई है। अमेरिकी सैटेलाइट ने कुछ ऐसी तस्वीरें कैद की हैं जिससे धोखेबाज चीन एक बार फिर बेनकाब हो गया। लद्दाख में पैंगोंग के पास चीन ने हेलीपैड बना लिया। चीन ने कुछ दूसरे पक्के निर्माण भी कर लिए। भारत के साथ समझौते में चीन एक तरफ पैंगोंग झील के पास शांति की बात करता है और दूसरी तरफ साजिश के बाद साजिश रचता रहता है। चीन अपनी कारगुजारियों से बाज नहीं आ रहा है। भारत के साथ एलएसी को लेकर चीन हमेशा कोई न कोई बखेड़ा खड़ा करता ही रहा है। अब अमेरिकी सैटेलाइट तस्वीरों से खुलासा हुआ है कि लद्दाख में पैंगोंग के पास चीन ने हेलीपैड के साथ साथ कुछ दूसरे पक्के निर्माण भी किए हैं। पैंगोंग झील पर भारत के साथ समझौते के बावजूद चीन ने उससे सटे इलाके में ये निर्माण कार्य किया है। चीन ने वहां हेलीपैड भी तैयार किया है। सैटेलाइट तस्वीरों से चीन की इस करतूत का पर्दाफाश हुआ है। दरअसल ये फोटोज जैक डिच नाम के एक रिपोर्टर ने पोस्ट की। जैक अमेरिका के एक फॉरेन पॉलिसी मैगजीन के लिए काम करते हैं। जो तस्वीरें सामने आई हैं वो पैंगोंग झील के उत्तरी किनारे की हैं। इनमें चीनी बोट, हेलीपैड और स्थायी बंकर दिखाई दे रहे हैं। ये पहली बार नहीं है जब चीन की हरकतों को लेकर इस तरह का खुलासा हुआ है। इससे पहले नवंबर में अमेरिकी रक्षा विभाग पेंटागन की रिपोर्ट में भी इस बात का दावा किया गया था कि चीन ने अरुणाचल प्रदेश में बड़ा सा गांव बसा लिया है। रिपोर्ट में दावा किया गया था कि चीन ने ये गांव कई साल पहले ही बना लिए थे। सूत्रों के मुताबिक चीन ने पूर्वी लद्दाख में एलएसी के पास मिसाइल और रॉकेट रेजिमेंट की तैनाती कर दी है। इसके अलावा हाईवे और सड़कों पर भी तेजी से काम चल रहा है। सूत्रों का कहना है कि अक्साई चीन इलाके में चीन हाईवे बना रहा है ताकि उसकी कनेक्टिविटी मजबूत हो सके और एलएसी पर ज्यादा तेजी से पहुंचा जा सके। चीन न सिर्फ अपने एयरबेस को अपग्रेड कर रहा है बल्कि उसने हाईवे को चौड़ा करने और एयर स्ट्रिप बनाने का काम भी शुरू कर दिया है। गौरतलब है कि पैंगोंग झील को लेकर मई 2020 में गतिरोध के बाद जब चीजें सामान्य होनी शुरू हुई तो भारतीय और चीनी सेना इस बात पर राजी हुई थी कि पैंगोंग के उत्तरी और दक्षिणी किनारे से सेनाओं को वापस पीछे भेजा जाएगा। इसमें फिंगर 4 से फिंगर 8 तक का इलाका शामिल था। माना जा रहा है कि चीन ने अब चालाकी दिखाई। जिस हिस्से के लिए समझौता हुआ था उसके पास ही चीन ने स्थायी निर्माण कर लिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज इंडिया।
चीन की चालबाजी के बीच देश की सुरक्षा से जुड़ी कुछ तस्वीरें आपको दिखाती हूं। देश के सुरक्षा चक्र को मजबूत करने वाली खबर बताती हूं। रूस में बने ताकतवर एयर डिफेंस सिस्टम S-400 की पहली खेप भारत पहुंच गई है। रूसी राष्ट्रपति पुतिन के भारत दौरे में सप्लाई पर मुहर लगी और अब यह डिफेंस सिस्टम दुश्मनों की नींद उड़ाने आ गया। भारत को ऐसी कुल 5 यूनिट मिलेंगी। चीन और पाकिस्तान के हुक्मरानों के लिए ये एक बड़ा पैगाम है। जिसकी गर्जना से थर्रा जाती है धरती, जिसकी आहट से कांप उठते हैं दुश्मन, जो पलक झपकते ही मचा सकता है महाप्रलय, जो चंद मिनटों में ला सकता है महाविनाश। जिसकी रफ्तार से आसमान का सीना फटने लगता है, जिसकी रफ्तार आवाज को भी पीछे छोड़ देती है। हथियारों की दुनिया का बेताज बादशाह, जिसे कहा जाता है एक ऐसा भेद किला जिससे टकराकर बड़ी से बड़ी मिसाइलें हो जाती हैं धराशायी। नाम है S-400 डिफेंस मिसाइल सिस्टम। ये ऐसा विध्वंसकारी वेपन है जो पलक झपकते ही, जो तेजी से आक्रमण करता है तो दुश्मनों के हर वार को बेकार भी कर देता है, दुश्मनों के हथियारों को नेस्तनाबूद कर देता है। हिंदुस्तान का इंतजार अब खत्म हो गया है। रूस में बने ताकतवर एयर डिफेंस सिस्टम S-400 की पहली खेप भारत पहुंच गई है। रूसी राष्ट्रपति पुतिन के हाल में हुए भारत के दौरे के दौरान इसकी सप्लाई बहुत जल्द मिलने का भरोसा दिया था, जिसका आगाज हो गया है। अगले साल इसकी दूसरी खेप भी आ सकती है। भारत को ऐसे कुल 5 यूनिट मिलेगी। चीन और पाकिस्तान के खतरे को देखते हुए भारत को S-400 की बहुत जरूरत थी। रूस का ये शाहकार जब हिंदुस्तान की सरहदों की निगरानी करेगा तो चीन और पाकिस्तान की सारी साजिश धरी की धरी रह जाएगी। चीन और पाकिस्तान की जो जुगलबंदी है, विशेषकर रक्षा के क्षेत्र में, उसको देखते हुए भारत की सतर्कता बेहद जरूरी थी। और भारत न सिर्फ सतर्क हुआ है बल्कि अपने तमाम आयुध भंडारों को इस तरह से चाक चौबंद और मॉडिफाई कर रहा है जिससे कि कभी भी दो तरफा युद्ध की अगर जरूरत पड़े तो भारत उसके लिए तैयार रहेगा। और इसी वजह से बहुत ही स्ट्रेटेजिक रूप से इंपॉर्टेंट ठिकानों पर S-400 सिस्टम्स की तैनाती हो रही है। बहुत ही महत्वपूर्ण ठिकानों पर राफेल एयरक्राफ्ट, सुखोई 30, मिराज 2000 को ले जाया जा रहा है। और इस तरह का वातावरण बनाया जा रहा है कि अगर दुश्मन ने कोई भी चाल चलने की कोशिश करी तो हम उसकी हर चाल को नाकाम तो करेंगे ही और साथ ही उसको नाको चने भी चबवाएं। ये सिस्टम भारत की हर हवाई हमले से रक्षा करेगा। S-400 डिफेंस मिसाइल सिस्टम 100 फीट से लेकर 40,000 फीट तक उड़ने वाले हर टारगेट को डिटेक्ट कर उसको नष्ट करने का मादा रखता है। इसकी ताकत को सुनकर चीन और पाकिस्तान के होश फाख्ता हो जाएंगे। S-400 की सबसे बड़ी खासियत इसका मोबाइल होना है, यानी रोड के जरिए इसे कहीं भी लाया और ले जाया जा सकता है। इसमें 92N6E इलेक्ट्रॉनिकली स्टीयर्ड फेज एरो रडार लगा हुआ है जो करीब 600 किलोमीटर की दूरी से मल्टीपल टारगेट को डिटेक्ट कर सकता है।
ऑर्डर मिलने के 5 मिनट से 10 मिनट में ही ये ऑपरेशन के लिए रेडी हो जाता है। S-400 की एक यूनिट से एक साथ 160 ऑब्जेक्ट्स को ट्रैक किया जा सकता है और एक टारगेट के लिए 2 मिसाइल लॉन्च किया जा सकता है। S-400 की रेंज 400 किलोमीटर है, यानी ये 400 किलोमीटर दूर से अपने टारगेट को डिटेक्ट कर काउंटर अटैक कर सकता है। साथ ही ये 30 किलोमीटर की ऊंचाई पर भी अपने टारगेट पर अटैक कर सकता है। S-400 मिसाइल सिस्टम आधुनिक रडारों से लैस है। ये दुश्मन देशों के मिसाइल, ड्रोन, रॉकेट लॉन्चर और फाइटर जेट्स के हमले को रोकने में कारगर है। S-400 से एक साथ 36 टारगेट पर निशाना साधा जा सकता है और सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसको आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाया जा सकता है। मिसाइल डिफेंस सिस्टम में लगा रडार 600 किलोमीटर की दूरी तक लक्ष्य को देख सकता है। सैटेलाइट से कनेक्टिव होने की वजह से जरूरी सिग्नल और जानकारियां तुरंत मिलती है, जो दुश्मनों पर विध्वंसकारी प्रहार करता है। नई तकनीकियों को, नई टेक्नोलॉजीज को देखते हुए S-400 जैसे मिसाइल डिफेंस सिस्टम्स की भारत देश को बहुत जरूरत थी। और अब जबकि ये सिस्टम हिंदुस्तान आ चुका है और हिंदुस्तान में इसको स्ट्रेटेजिक रूप से बहुत ही इंपॉर्टेंट जगहों पर प्लेस किया जा रहा है, ये बताता है कि भारत अपनी सुरक्षा को लेकर के बहुत ही सतर्क है और बहुत ही चिंतित भी है, क्योंकि भारत को ये अंदाजा है कि लैंड में अगर उसके ऊपर कोई समस्या आ सकती है तो वो 2 तरफ से आ सकती है। पश्चिम में पाकिस्तान की तरफ से आ सकती है और उत्तर में चीन हमारी जमीन पर, हमारे क्षेत्र पर नजर गड़ाए बैठा हुआ है। इन दोनों से एक साथ निपटने के लिए हमको एक ऐसी चाक चौबंद दीवार चाहिए थी जो कि हमारे हवाई क्षेत्र को पूरी तरह सुरक्षित कर दे, और S-400 इसमें बहुत काबिल है। S-400 डिफेंस मिसाइल सिस्टम में 3 प्रमुख अंग होते हैं जो एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं। मसलन मिसाइल लॉन्चर, जिससे मिसाइल लॉन्च होती है। दूसरा है रडार, जो जानकारियां जुटाता है। तीसरा कमांड सेंटर, जहां सारी जानकारियां इकट्ठा होती है और यहीं से इसको कमांड किया जाता है। रूस से S-400 मिसाइल सिस्टम को खरीदने पर अमेरिका कई बार भारत पर प्रतिबंध लगाने की धमकी दे चुका है, लेकिन अमेरिका की धमकियों की परवाह किए बगैर प्रधानमंत्री मोदी ने S-400 खरीदने का अटल फैसला टाला नहीं और अब रूस का ये महाबली हिंदुस्तान की सीमाओं का प्रहरी बनेगा, जिससे दुश्मन देशों में खलबली मची है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज इंडिया। पाकिस्तान लगातार अपनी नापाक साजिशों से बाज नहीं आ रहा। ताजा घटना में LOC के पास गांव में पाकिस्तानी सेना अवैध निर्माण करने की कोशिश कर रही थी। हालांकि भारतीय सेना की चेतावनी के बाद उन्हें काम रोकना पड़ा। पाकिस्तान LOC के 500 मीटर पास तीतवाल सेक्टर के पास चिलियाना गांव में निर्माण कार्य कर रहा था। साफ तौर पर देखा जा रहा था कि पाकिस्तान LOC का प्रोटोकॉल तोड़ रहा था और भारतीय सेना ने उन्हें चेताया। एक सीनियर पुलिस अधिकारी ने बताया कि भारतीय सेना के विरोध जताने के बाद निर्माण कार्य रोक दिया गया। उत्तरी कश्मीर के कुपवाड़ा जिले के आधिकारिक सूत्रों का कहना है कि सेना ने पाकिस्तानी रेंजर्स द्वारा नियंत्रण रेखा पर निर्माण कार्य का विरोध किया था। आप जो काम कर रहे हो वो 500 मीटर से कम है और जो हमारा काम हो रहा है वो 500 मीटर से काफी दूर है। जो ये आप काम कर रहे हो ये 500 मीटर के अंदर में आता है। आप कृपा करके इस काम को बंद कीजिए और जल्दी से जल्दी इस कार्य को बंद कीजिए, नहीं तो हमें दूसरे तरीके से बंद करवाना आता है। भी रेड फ्लैग चढ़ा दिया, ऊपर भी CHQ में भी चढ़ा दिया। और जल्दी से जल्दी इस कार्य को बंद कीजिए। आपको हम कल से इस बात पर गुजारिश कर रहे हैं, बार बार हम इस कार्य को पर गुजारिश नहीं करेंगे, नहीं तो हमें दूसरी कार्रवाई करने भी आती है। और हम इंडिया के लोग में वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, फौरन वापस हाजिर होंगे। हम इंडिया के लोग में अब बात कानपुर के लोगों की। कानपुर में आज एक डांस टीचर पर बेहद संगीन आरोप लगे। डांस स्कूल में मासूम लड़कियों के यौन शोषण की खबर आई तो कई परिवारों में तनाव बढ़ गया। ये डांस टीचर अपने स्टूडेंट के अश्लील वीडियो बनाता था, ब्लैकमेल तक करता था।
ऐसी खबरें कानपुर के दायरे तक नहीं सिमटती। ऐसी हर घटना से हमारा आपका भरोसा डगमगा जाता है। बच्चों और बच्चियों की सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ जाती है। ऐसे दरिंदों पर सख्त कार्रवाई हो और जल्द से जल्द सजा भी मिले, ये बेहद जरूरी है। कानपुर के एक डांस एकेडमी में छात्राओं का यौन शोषण और अश्लील वीडियो बनाकर उन्हें ब्लैकमेल करने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। पुलिस को डांस टीचर के मोबाइल में 14 अलग अलग लड़कियों के अश्लील वीडियोस और हजारों तस्वीरें मिली है। ये सभी छात्राएं कानपुर के नामी स्कूल में पढ़ती हैं। डांस टीचर एक बच्ची के साथ आपत्तिजनक वीडियो बनाकर उसको ब्लैकमेल भी कर रहा था। बच्ची डरकर अपनी मां के बैंक खाते से उसको रकम ट्रांसफर कर रही थी। खाते से पैसा गायब होने की शिकायत पर लड़की की मां ने पुलिस से शिकायत की। इसकी जांच क्राइम ब्रांच की साइबर सेल ने की तो पूरा मामला पकड़ में आ गया। ये एक प्रार्थना पत्र साइबर सेल में, अपने क्राइम ब्रांच का साइबर सेल है, उसमें प्राप्त हुआ कि एक महिला ने यह प्रार्थना पत्र दिया कि उसके अकाउंट से करीब 19,000 रुपये फ्रॉड के थ्रू किसी अकाउंट में ट्रांजैक्शन हो गए। वो ट्रांजैक्शन जो उसके द्वारा नहीं करा गया। इस पे जब इन्वेस्टिगेशन करी गई साइबर सेल द्वारा, तो एक व्यक्ति का नाम प्रकाश में आया, जसवंत, जिसने उसको ये बताया था कि ये उसके जो वो डांस एकेडमी चलाता है उसकी फ़ीस का पैसा है और इसलिए खाते में आया है। तो उसने पैसा विड्रॉ करके उसको दे दिया। जब आर्यन सोनी से इस संबंध में पूछताछ करी गई तो उसमें ये तथ्य सामने आए कि ये वो जिन बच्चियों को वो डांस सिखाता था उनको डरा धमकाकर उनका अपराध, उनके साथ जो है यौन शोषण करते हुए, अपराध करते हुए वीडियो बनाता था और फिर उस वीडियो के आधार पर उनको ब्लैकमेल करके उनसे और पैसे प्राप्त करते। दरअसल दबोली में आरोपी डांस टीचर सोनी उर्फ हिमांशु, सोनी की अर्बन डांस नाम से एकेडमी है। आरोप है कि डांस टीचर ने इलाके की मासूम नाबालिग छात्रा का पहले अश्लील वीडियो बनाया, फिर उसे वायरल करने की धमकी देकर उसका यौन शोषण किया। इसके बाद ब्लैकमेल करते हुए अपने दोस्त के खाते में 19,000 रुपये मंगाए। डांस टीचर ने अपनी जाल में फंसाकर 3 मासूम नाबालिग बच्चियों का यौन शोषण किया। उसने बच्चों के आपत्तिजनक वीडियो भी बना लिए थे। ये सारे वीडियो पुलिस को आरोपी आर्यन सोनी के मोबाइल से मिले हैं। जो तथ्य ब्लैकमेल के संबंध में प्राप्त हुए हैं अभी तक की इन्वेस्टिगेशन में, यही एक जो महिला थी उसकी बच्ची के साथ उसने ये अपराध करा था, ब्लैकमेल वाला। पैसे बाकी जो है, जो बाकी 3 बच्चियों के बारे में उसने और जो है पूछताछ के दौरान संज्ञान में तथ्य लाए हैं, जिनके संबंध में विधिक कार्रवाई जारी है। कुल कितने वीडियो मिलेंगे? टोटल अभी वीडियोस के संबंध में कोई जानकारी नहीं है। वो फॉरेंसिकली जो है मोबाइल से निकाला जाएगा और वो उसके लिए जो है संबंधित जो लैब है उसके पास भेजा जाएगा। ये जानकारी है कि उसके द्वारा बनाए गए थे और मोबाइल के में ही कैप्चर कर। पुलिस के मुताबिक आरोपी के मोबाइल फोन से छात्राओं के साथ हैवानियत के कई वीडियोस मिले हैं। आरोपी ने बहुत चालाकी से छात्राओं को अपने जाल में फंसाया है। डांस टीचर के मोबाइल से छात्राओं के अश्लील वीडियो के अलावा हजारों की संख्या में फोटो भी मिले हैं। इन्हीं फोटोज को दिखाकर वो छात्राओं के साथ दरिंदगी करता था। फिलहाल आरोपी डांस टीचर को पॉक्सो एक्ट समेत कई धाराओं में केस दर्ज कर जेल भेज दिया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ इंडिया। तृणमूल कांग्रेस के राज्यसभा सांसद डेरेक ओब्रायन को राज्य के वर्तमान सत्र की कार्यवाही से निलंबित कर दिया गया है। डेरेक ओब्रायन पर रूल बुक चेयर की तरफ फेंकने की वजह से ये एक्शन लिया गया। डेरेक ओब्रायन ने वोटर कार्ड को आधार कार्ड से जोड़ने वाले बिल पर बहस के दौरान रूल बुक चेयर की तरफ फेंकी। भूपेंद्र यादव और पीयूष गोयल ने इस पर ऐतराज जाहिर किया। संसदीय कार्य राज्य मंत्री वी मुरलीधरन ने डेरेक ओब्रायन को सदन से वर्तमान शीतकालीन सत्र की कार्यवाही से निलंबित करने का प्रस्ताव सदन में रखा, जिसे बहुमत से पास किया गया। अपने निलंबन के बाद डेरेक ओब्रायन ने ट्वीट कर कहा, पिछली बार मैं राज्यसभा से तब निलंबित हुआ था जब सरकार जबरदस्ती कृषि कानून लेकर आई थी। हम सभी ने देखा उसके बाद क्या हुआ।
आज तब सस्पेंड हुआ जब बीजेपी सांसद का मजाक उड़ाते हुए जबरदस्ती निर्वाचन कानून संशोधन विधेयक 2021 को पास कर रही थी और मैं उसका विरोध कर रहा था। उम्मीद है कि ये बिल भी जल्द ही वापस लिया जाएगा। और हम इंडिया के लोग में आज बस इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे हम इंडिया के लोगों के नजरिए से जुड़ी खबरें लेकर। दीजिए इजाजत, नमस्कार।